भारत संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा की समस्या का सामना कर रहा है। उर्वरकों के साथ साथ एलएनजी, जो उर्वरक उत्पादन में एक प्रमुख घटक है, इन दोनों का आयात पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण प्रभावित हुआ है। यदि उर्वरकों की उपलब्धता एक समस्या बन जाती है, तो इससे फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है, जो खाद्य पदार्थों की कीमतों को आसमान में पहुंचा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति धीरे धीरे ऊपर बढ़ सकती है, और यदि आर्थिक विकास दर अनुमान से कम रहती है, तो इस संयोजन का अर्थ ये हो सकता है कि भारत उस गोल्डीलॉक्स स्थिति से फिसल जाए जिस पर वो हाल तक बना हुआ था। इसलिए अब स्थिति का जायजा लेने का वक्त है। नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। पिछले हफ्तों में हमने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में उत्पन्न संघर्ष के कारण रसोई के लिए एलपीजी के साथ साथ वाहनों के ईंधन के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता का जायजा लिया है। लेकिन उर्वरक की उपलब्धता पर नजर डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर उर्वरक की उपलब्धता ही ये तय करती है कि खाद्य के मामले में भारत कितना सुरक्षित है। भारत अपनी यूरिया आवश्यकताओं का लगभग 20 से 30% और अपने डीएपी या डायमोनियम फॉस्फेट की ज़रूरतों का लगभग 30% खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, जो हमारी एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस की 50% ज़रूरतों की आपूर्ति भी करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में उपयोग होने वाले प्रमुख कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद जैसे अमोनिया, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड भी आपूर्ति समस्याओं के कारण प्रभावित हुए हैं। वैश्विक बाजार में एलएनजी, अमोनिया और सल्फर की कीमतों में भारी उछाल आया है। माल ढुलाई और रसद लागत के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है। पहली नज़र में कोई भी तुरंत खरीफ बुआई के मौसम के लिए उर्वरक की उपलब्धता के बारे में चिंतित होगा, जो आमतौर पर हर साल जून जुलाई में शुरू होता है। लेकिन अगर हम अभी उर्वरक की उपलब्धता या मौजूद स्टॉक को देखें और पिछले साल की इसी अवधि से इसकी तुलना करें, तो फिलहाल स्थिति बहुत खराब नहीं लगती। लेकिन भविष्य की उपलब्धता की अनिश्चितता चिंताजनक है। और जब हम भविष्य कहते हैं, तो हमारा मतलब मध्यम अवधि से है, दीर्घकालिक से भी नहीं। आगामी खरीफ 2026 सीजन के लिए कुल आवश्यकता लगभग 390 लाख टन उर्वरक अनुमानित है, जबकि पिछले साल इसी समय वास्तविक बिक्री लगभग 361 लाख टन थी। कुल स्टॉक अब लगभग 180 लाख टन है, जबकि पिछले साल ये 147 लाख टन था। सरकार का कहना है कि वो अभी से लेकर खरीफ बुआई सत्र की शुरुआत के बीच के समय का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि हम उर्वरकों का स्टॉक बढ़ा सकें। इससे पहले कि हम अधिक विस्तृत विवरण में जाएं, आइए देखें कि उर्वरक के मोर्चे पर भारत की कुल वार्षिक आवश्यकताएं वास्तव में क्या हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया चार्ट दिखाता है कि 2025 में हम कितने आत्मनिर्भर थे। पिछले साल भारत ने अपनी सीमाओं के भीतर कुल लगभग 525 लाख टन उर्वरक का उत्पादन किया। सरकार ने कहा कि ये हमारी कुल आवश्यकताओं का 73% है, जिसका अर्थ अनुमान और गणना के आधार पर यह है कि हमारी कुल आवश्यकता लगभग 720 लाख टन रही होगी। वर्तमान में आयात के मोर्चे के साथ साथ घरेलू उत्पादन में भारत की स्थिति कैसी है? पश्चिम एशियाई संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति समस्याओं के कारण घरेलू यूरिया संयंत्रों को गैस की आपूर्ति सामान्य आपूर्ति के 60% तक कम कर दी गई थी। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 65% किया गया और फिर सुधार कर 75 से 80% तक पहुंचाया गया। इसलिए मार्च की शुरुआत की तुलना में हम वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 12,000 से 15,000 टन यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं। बस ये है कि हमारे उत्पादन का नुकसान या वो अवसर जो हमें सामान्य रूप से उत्पादन करने के लिए मिल सकता था, उसमें सुधार हुआ है। प्रति माह लगभग 9 से 10 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन नुकसान हो रहा था, जो अब सुधरकर 6 से 7 लाख मीट्रिक टन पर आ गया है। इस साल मार्च में यूरिया घरेलू उत्पादन के लिए लगभग 18 लाख टन और पी एवं के उर्वरकों के लिए 9 से 10 लाख टन रहा। इसकी तुलना पिछले साल इसी महीने के क्रमशः 24.8 एलएमटी और 11.9 लाख मीट्रिक टन से की जा सकती है। आयात के मोर्चे पर भारत की स्थिति यहां दी गई है। सरकार ने कहा कि लगभग
13 लाख टन यूरिया की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाला एक वैश्विक टेंडर फरवरी में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त रूस से लगभग 28 लाख टन उर्वरक प्राप्त करने के लिए आपूर्ति व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसे केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजा जा रहा है। भारत आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है। उन देशों की एक लंबी सूची है जिनसे बातचीत चल रही है, लेकिन उस सूची पर नजर डालना जरूरी है। कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन देशों के साथ बातचीत हो रही है। सरकार ने कहा कि वो रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो जैसे कई देशों से उर्वरक प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आइए कुछ समय के लिए कमी की इन तमाम डरावनी खबरों से दूर हटें और यूरिया उत्पादन के पीछे के विज्ञान को देखें। इस प्रक्रिया में एलएनजी इतना महत्वपूर्ण घटक क्यों है? एलएनजी से हाइड्रोजन निकालना पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। एलएनजी में मौजूद मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से भाप के रूप में पानी इस मीथेन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। मीथेन और हवा की परस्पर क्रिया के साथ साथ परिणामी कार्बन मोनोऑक्साइड की पानी के साथ क्रिया से और अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इस समस्त हाइड्रोजन को हवा से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ मिलाने से NH3 या अमोनिया बनाने में मदद मिलती है। बदले में अमोनिया स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और अमोनियम कार्बामेट देता है। पानी या H2O को बाहर निकालने के लिए इसे निर्जलित किया जाता है और पीछे यूरिया रह जाता है। यदि पश्चिम एशिया में युद्ध जारी रहता है और यदि ये हमारे आयात के लिए एलएनजी और उर्वरकों की उपलब्धता को प्रभावित करना जारी रखता है, तो इससे खाद्य फसल की पैदावार प्रभावित होगी। और यदि ऐसा होता है तो खाद्य कीमतें ऊपर की ओर बढ़ सकती हैं और बदले में ये मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। इसके अलावा यदि आयात दुर्लभ हो जाता है तो आयात के लिए अभी भी उपलब्ध सामग्री की कीमतें बढ़ती रहेंगी, जिसका अर्थ ये होगा कि हमें ऐसे आयात सुरक्षित करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक धन खर्च करना होगा। अर्थशास्त्रियों ने अतीत में कहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति का अर्थ ये होगा कि ऐसे भंडार में लगभग 11 से 12 महीने के आयात के बराबर राशि होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें आरबीआई के भंडार कोष से अपनी विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक हिस्सा खर्च करना पड़ता है, तो समय बीतने के साथ ऐसा कवर हासिल करना और कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे आयात लागत बढ़ेगी, इससे भारतीय रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इस सप्ताह मंगलवार तक रुपया पहले ही डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर चुका था। इसकी तुलना इस युद्ध की शुरुआत से पहले 80 के दशक के मध्य में रहने वाले रुपए से करें। और ये एक दुष्चक्र है। हमारे लिए आयात लागत जितनी अधिक होगी, रुपया उतना ही कमजोर होगा। रुपया जितना कमजोर होगा, आपको अपने आयात के लिए उतना ही अधिक भुगतान करना होगा। इसलिए इसे कभी न कभी एक सुचक्र में बदलना ही होगा। हाल ही में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने संसद की एक स्थायी समिति को बताया कि यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की लागत लगातार 2 से 3 तिमाहियों तक $130 प्रति बैरल तक पहुंचती है और बनी रहती है, तो भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमानों में पूरे 1% अंक की कमी देखी जा सकती है, जिसका अर्थ होगा कि भारत के लिए आर्थिक विकास दर 6.5% के स्तर से नीचे गिर सकती है। वास्तव में वाणिज्य, वित्त, ऊर्जा, कृषि, किसान कल्याण मंत्रालयों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पास आने वाले महीनों में खाड़ी युद्ध के परिणामों से निपटने के लिए बहुत कठिन कार्य है, जिसका दुर्भाग्य से कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ये हमें जानकारी के उस अंश की ओर ले जाता है जो हम हर कड़ी में आपके लिए लाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मीथेन के उत्प्रेरक स्टीम रिफॉर्मिंग की पहली बार जांच 100 साल से भी पहले 1924 में जर्मन रसायनज्ञों बर्नहार्ड न्यूमैन और कर्ट जैकब द्वारा की गई थी, जिन्होंने निकल उत्प्रेरकों पर मीथेन और भाप के रूपांतरण का प्रदर्शन किया था। और यहाँ इस सप्ताह का क्विज प्रश्न है, यूरिया को पहली बार मूत्र से कब और किसके द्वारा अलग किया गया था? यहाँ पिछले सप्ताह के क्विज प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार आम जनता को शेयर बेचकर कितनी राशि जुटाई थी?
1602 में कुल 1143 निवेशकों ने 3.7 मिलियन गिल्डर या लगभग $350 मिलियन की शेयर पूंजी जुटाई थी। इस कड़ी में हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले, जैसा कि आपने पिछले हफ्तों में देखा होगा कि ये एक बदलती हुई स्थिति है और जैसे जैसे अधिक घटनाक्रम होंगे, हम आपको अपडेट रखना सुनिश्चित करेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे।